नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवां में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधू आज आप लोगों के लिए हर दिल अजीज़ मालती जोशी जी की एक दिल को छू लेने वाली कहानी कलंक लेके आई हूँ। हरी, इधर आ जाओ, इधर जगह है। झांसी स्टेशन के उस कोलाहल को चीर कर वह आवाज़ मेरी स्मृति के तार झंझना गई। सहम कर देखा, दीपा ही थी। दीपाली नारायण अपने छोटे से सूटकेस के साथ कंपार्टमेंट में आ गई थी। जल्दी में तय नहीं कर पाई थी मुझे परिचय का प्रदर्शन करना चाहिए या नहीं। बुद्धू की तरह खिड़की से बाहर सिर निकालकर मैं उन्हें देखने लगी। सामान ठीक से जमा होने के बाद उसने मुझे देखा। अरे, तुम ईलू ही हो ना, शीला की बहन। मुझे मजबूरन नमस्ते करनी ही पड़ी। हरी उसके साथ खड़े व्यक्ति से कहा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ईलू साथ में है ही। ये मेरी सहेली की छोटी बहन है और ईलू ये है मेरे पतिदेव कैप्टन हरिकिशन। उस आदमी ने दाहिना हाथ उठाकर मुझे सलाम सा किया। तब देखा कि कोहनी के नीचे बायां हाथ है ही नहीं। मैं पागलों की तरह उसी हाथ को देख रही थी। उसने शालीनता से पूछा, आप कहीं जाएंगी? आगरा जाएंगी, ठीक है ना? दीपा ने उत्तर दिया। मुझे आश्चर्य है कि उसे कैसे मालूम कि हम लोग उन दिनों आगरा आ गए थे। अकेली हो या मियाँ भी साथ में है? उसका दूसरा प्रश्न था। साथ में है ना, सिगरेट लेने उतर गए। बच्चे घर पर ही है, अम्मा जी के पास। इधर कहाँ गई थी? जी भोपाल गई थी, भैया की लड़की की शादी थी। किसकी? राका की? अरे, वह चुईया सी लड़की शादी के लायक हो गई। और फिर वह अपने पति को राका की शैतानियों की कहानी सुनाने लगी। भैया भाभी की, दीदी की, अपनी दूसरी सहेलियों की भी। पता नहीं कितनी बातें वह दोहरा गई। कैप्टन साहब बड़े मनोयोग से सुन रहे थे। उनकी मुद्रा से स्नेह जैसे झलका पड़ता था। मैं सोच रही थी, क्या इन्हें इनका सब इतिहास मालूम है? जिस प्यार भरे चितवन से दोनों एक दूसरे को नहला रहे थे, उसे देखकर गले में कुछ अटकने लगा। कहीं इस पल ये इन्हें देख ले तो। यूँ दीपा के डिब्बे में चढ़ने के बाद से ही मेरा मन घबरा उठा। पर ये नीचे उतरे तो ऊपर आए ही नहीं। आखिर जब ट्रेन चलने को हुई तो मैं बदहवासी होकर दरवाजे की ओर भागी। हजरत बड़े मज़े से दरवाजे के पास सिगरेट फूंक रहे थे। यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? इधर मेरा चिंता के मारे दम सूख रहा है, मैंने झल्ला कर कहा। उन्होंने मेरी ओर इस करुण दृष्टि से देखा मानो कि बात मुंह में ही रह गई। ये तो दिल्ली तक जाएगी, तब तक क्या यहीं खड़ी रहेगी? मैंने सहानुभूति के स्वर में कहा। जिसे सचमुच शर्म आनी चाहिए वो तो बड़े मज़े से खिलखिला रही है और आप यूँ चुपचाप मुँह छुपाए रह रहे हैं। किसी तरह ढेल डालकर मैं इन्हें सीट तक तो ले गई, पर एक ऑकवर्ड सी नमस्ते के बाद ये पुस्तक में सिर डालकर बैठ गए। पति को विदा करने के बाद दीपा मेरी ओर मुड़ गई। बातचीत के सारे सूत्र उसी के हाथ में थे। मैं तो बस जवाब भर दे रही थी। फिर भी वातावरण इतना बोझिल हो गया था कि मेरा दम घुटने लगा। शायद वह भी एक तरफा घिसीटते संवाद से जल्दी बोर हो गई। अपने हैंडबैग से उसने फेमिना का एक अंक निकाला और ग्वालियर आने तक उसी में डूबी रही। उफ, बड़ी नींद आ रही है। श्री, एक कप चाय तो पिलाओ। ग्वालियर आने से पहले उसने एक बड़ी सी जम्हाई लेकर बड़े सहज भाव से कहा। प्रस्ताव इतना अपेक्षित था कि मैं भीतर तक काट हो गई। शिष्टाचारवश इन्हें पढ़ने का नाटक बंद करना पड़ा। चाय मंगाई गई और जैसा स्वाभाविक था, चाय के दौरान बातें भी हुई। दीपा झरने की तरह स्वच्छ और निर्मल हंसी को देखकर मन में ढेर सारी कटुता भर गई। किसी की हंसी और जिंदगी छीन कर ये लड़की कैसे किस तरह हंस सकती है? मैं भयभीत भाव से उन दोनों को देखती हुई सोच रही थी। मन को कड़क करके मैंने चुप्पी से ढक लिया। आगरा उतरने पर भी मैं अपना मौन नहीं तोड़ पा रही थी। उसकी गुड बाय का उत्तर केवल हाथ हिला कर दिया। झूठ मूठ को भी ये नहीं कहा कि लौटते हुए आइएगा। यह तो घर लौट कर ही जाना कि दीपा को मैंने चाहे उपेक्षित कर दिया हो, पर उसकी छाया बिन बुलाए ही साथ चली आई थी। बड़ी बूढ़ियों से सुना था
कि सौतन की अतृप्त आत्मा पति पत्नी के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसे अंधविश्वासों का अक्सर मखौल उड़ाया जाता है, पर अब लगने लगा है कि लोग शायद ठीक ही कहते हैं। जीवित व्यक्ति का प्रेत अगर मनुष्य को पत्थर बना सकता है तो मृत आत्माओं के सामर्थ्य किसने देखी। ट्रेन में बैठकर सोच रही थी, मेरी अग्नि परीक्षा का सफ़र समाप्त हो जाएगा, पर अब तो जैसे शुरू हुआ है। दीपा की वह अनपेक्षित मुलाकात मेरी सारी तपस्या पर जैसे पानी फेरने को उतारू हो गई थी। एक बार फिर ये अपने अतीत पे खो गए थे। उन्हें वहाँ से सकुशल लौटा लाने का काम फिर मुझ पर आ पड़ा था। शादी के बाद से यही तो कर रही हूँ, लेकिन शुरू के दिनों में तो उत्साह था, त्याग था, वह अब नहीं रहा। अब तो सिर्फ एक मजबूरी का एहसास होता है, साथ रहने की मजबूरी। लेकिन शिकायत की गुंजाइश ही कहाँ थी। मैंने स्वेच्छा से ही तो इस भाग्य का वरण किया था, अपनी मर्जी से ही तो अपने आंचल में कांटे भर लिए थे। रिश्ता तो ये दीदी के लिए आया था, पर दीदी ने छूटते ही कह दिया था, मैं कुंवारी रह जाऊंगी जिंदगी पर मैं किसी की जूठन उठाने को तैयार नहीं हूँ। माँ ने तुनक कर कहा था, हाय ऐसे भी कोई कहता है। वह कलमो ही उसका हाथ छोड़कर भाग गई तो क्या लड़का जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहेगा। तो ठीक है, दुनिया में हजारों लड़कियां अनब्याही बैठी है, मुझे आप लोग बख्शिए। दीदी ने फैसला सुना दिया। तब पता नहीं कहाँ से मुझ में वह बल आ गया था। सारी लाज शर्म एक तरफ रखकर मैंने कहा, दीदी माँ से कह दो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। दीदी तो देखती रह गई, इलू पागल हो गई है क्या? तुझे कुछ मालूम भी है? मुझे सब मालूम है, इसी से तो कह रही हूँ। प्लीज़। मेरी इस आश्चर्यजनक प्रार्थना को दीदी विस्मित होकर सुन रही थी, और उनका दोष भी क्या था। अपने किशोर मन का रहस्य मैंने उन पर प्रकट ही कब किया था। फर्स्ट ईयर की मैं स्कूल में फूल की हैसियत से कॉलेज में जब पाँव रखा तो उस रंगीन अलमस्त दुनिया की चकाचौंध आंखों में भर गई थी। रैगिंग का इतना घिनौना रूप उन दिनों नहीं था। 30 पर एमए फाइनल में पढ़ने वाली दीदी का अभय हस्त सिर पर था, इसीलिए कॉलेज लाइफ खुले दिल से एंजॉय करने में कोई रुकावट नहीं थी। उस आकर्षक संसार में जितना कुछ जानने योग्य था मैं जल्दी ही जान गई। प्रिंसिपल के तकिया कलाम से लेकर कॉलेज कैंटीन की मावा बाटी का स्वाद तक सब मुझे याद हो गया। उन दिनों सबसे टॉप पर थी एक प्रणय जोड़ी, दीपाली और श्रीकांत। दोनों को ही दीदी के क्लासमेट थे, इसीलिए मुझे हमेशा फर्स्ट हैंड न्यूज़ मिल जाया करती थी। उसके बल पर मैं अपनी सहेलियों से खूब होड़ झाड़ा करती थी। दीपाली उन दिनों मेरा आदर्श थी। उसका रूप, उसका रंग, उसकी हेयर स्टाइल, उसका दिल डोल, उसकी बातों का लहजा सभी मुझे अद्भुत लगता था। उसका साथी भी लगता जैसे ईश्वर ने दोनों को तोल कर बनाया है। बुद्धि, रूप, गुण कहीं भी कोई 19 नहीं था। दीदी ने बताया था फाइनल का रिजल्ट आते ही दोनों शादी कर लेंगे। मुझे ताज्जुब होता था, भला रिजल्ट तक रुकने की क्या ज़रूरत है? फर्स्ट क्लास तो कहीं जाना ही नहीं है। पढ़ाई और एक्टिविटीज़ के साथ दिन मज़े से गुजर रहे थे। सोशल गैदरिंग्स तो मानो सारी खुशियों का क्लाइमैक्स ही थी। उसका नशा उतरने में 4-5 दिन लग जाते थे। मैंने कई कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। बाद वाले दिनों में अचानक एक दिन अफवाह सुनी कि श्रीकांत और दीपाली दोनों कॉलेज छोड़ गए हैं। हॉस्टल की लड़कियों से पता चला कि दीपा अचानक हॉस्टल से गायब हो गई है। किसी ने कहा श्रीकांत और दीपा में झगड़ा हो गया है। किसी ने कहा श्रीकांत ने दीपा को किसी के साथ देख लिया और उससे संबंध तोड़ लिया है। इन अफवाहों की प्रतिक्रिया हुई, लेकिन सहानुभूति अधिकतर श्रीकांत के साथ थी। उसके अंतरंग मित्रों ने बताया कि वह लगभग विक्षिप्त सा हो गया है। दिन भर अपने कमरे के भीतर चिटकनी डालकर चुपचाप बैठा रहता है। ये सारी बातें सुन सुनकर मेरा मन तड़प उठता। दिन में कई कई बार उसके लिए कह उठती, हाय बेचारा। सहेलियाँ अक्सर चुटकी ले लेती, कोई उसको जाकर कह दे कि इतना मायूस मत हो श्रीकांत, आशिक तेरे और भी है ज़माने में। तब नहीं जानती थी सचमुच मैंने अपने अंतर मन में
उस भग्न हृदय युवक की मूर्ति प्रतिष्ठित कर ली है। एक नारी द्वारा किए गए अन्याय का परिमार्जन करने के लिए हृदय प्रतीक्षा कर बैठा। 3-4 साल बाद जब दीदी के लिए रिश्ता आया तब सारी बातें मन में फिर से जाग उठी और मैं वह आश्चर्यजनक प्रस्ताव कर बैठी। इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात तो ये थी कि माँ और भैया मेरे इस निर्णय पर खुशी से झूम उठे। घर और वर दोनों अच्छे थे। फिर वर पक्ष की कुछ मजबूरियाँ थी। वे लेन देन स्वागत सत्कार में मीन में निकालने की स्थिति में नहीं थे। लड़की वालों को ऐसा सौभाग्य हमेशा थोड़े ही मिलता है। शादी खूब धूमधाम से हुई। दीदी सारे समय गुमसुम बनी रही। सब लोगों ने यही समझा कि छोटी बहन के पहले ब्याह जाने की वजह से वह मायूस है। उसकी और किसी ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ससुराल में मेरा स्वागत अतिरिक्त उत्साह से किया गया। उससे यही लगा कि इस विवाह की आशा सब लोग छोड़ चुके थे। जिस व्यक्ति के लिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया था उसके मन की था पाना मुश्किल था, लेकिन मैं तो कमर कसकर आई थी। उसकी गंभीरता का कवच भेद कर मैं प्रवेश कर लूँगी। उसके उपेक्षित हृदय को नए सिरे से संवार कर अपने लिए आसन गढ़ लूँगी। इस कठिन कर्तव्य को पूरा करने के लिए मुझे पत्नी की प्रेयसी की भूमिका छोड़कर माँ बनना पड़ा। उसे अपना बनाने के लिए मुझे 12 साल की कठिन तपस्या करनी पड़ी। जिस समय मैं लगभग सफलता की सीढ़ी पर थी, दीपा की वह अचानक भेंट मेरी सारी तपस्या पर पानी फेर गई। उन्होंने फिर अपने को कमरे में बंद कर लिया था और मैं असहाय सी बाहर खड़ी छटपटा रही थी। हम लोगों के भोपाल से लौट आने के 4-5 दिन बाद दोपहर में अम्मा जी, मैं और भाभी गेहूँ साफ कर रहे थे। शिकाहोबाद वाली मेरी ननंद पास में बैठी हुई थी और स्वेटर बुन रही थी। बातचीत के दौरान वह बोली, क्या बात है अम्मा, छोटे भैया क्या हमसे नाराज है? कल से हम आए हैं, हमसे एक भी बात नहीं की उन्होंने। किसी से भी बात नहीं कर रहे लल्ली, शादी से लौटे हैं तभी से हम देख रहे हैं, भाभी जी ने कहा। अपने आंसू छिपाने के लिए मैं पानी पीने का बहाना बना करके रसोई में चली गई। वहाँ से लौट रही थी तो सुना अम्मा जी धीमी आवाज़ में कह रही थी, ससुराल की शादी थी, क्या पता किसी ने कुछ ऐसी वैसी बात कर दी हो। मालवे के लोग हैं, दामाद की कदर भला वे क्या जाने। इतना बुरा लगा। और भैया भाभी बेचारे बिछे जाते हैं। सामान भी तो कितना दिया, मिठाई तो मोहल्ले में भी बांटी फिर भी बच गई। चुपचाप लौटकर गेहूं बीनने लगी। कुछ देर बाद बड़े ही सहज भाव से मैंने बताया, इस बार रेल में दीपाली मिल गई थी। सब लोगों की जैसे सांस अटक गई। बड़ी देर के बाद अम्मा जी की आवाज़ निकली, वह कुलटा? तभी तो। वह तो इतना कहकर चुप हो गई, पर औरों के कौतूहल से मेरा सीधा सामना हुआ। कैसी है, क्या करती है, कहाँ रहती है, किससे शादी हुई, पति क्या करता है, ढेर की ढेर बातें पूछ डाली। वही तो नहीं है जिसके साथ भागी थी, ननन ने कहा। नहीं, मैं तो कोई मिलिट्री के रिटायर्ड कैप्टन है। 65 की लड़ाई में हाथ कट जाने के कारण पेंशन हो गई है। अब शायद पेट्रोल पंप चलाते हैं। शादी हुए तो अभी 2-4 साल ही हुए हैं, मैंने बताया। तब ये कोई और होगा, ननद बोली। तुम भी लली कमाल करती हो। ऐसी औरतें क्या एक आदमी के साथ इतने दिन रह सकती हैं? पता नहीं इस बीच कितने घर किए होंगे। अच्छा हुआ जो हमें बदनामी से हमारा पीछा छूटा, भाभी जी ने कहा। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अम्मा जी ने पता नहीं किस भगवान को हाथ जोड़े। मुझे लगता था वह हम लोगों के बीच झेप जाएगी, पर वह तो इतनी हंस हंस कर बतिया रही थी। बस मैंने अपना संचित रोष उड़ेलते हुए कहा। आगे भी बहुत कुछ कहने की इच्छा हुई कि दरवाजे की ओर देखकर शब्द मुंह में ही रह गए। अंगारे की तरह लाल आंखें किए वे खड़े थे। याद ही नहीं रहा कि मंगल को वे 2 बजे लौट आते हैं। और कोई विषय नहीं है तुम्हारे पास बात करने के लिए, वे गरजे और सभी लोग सहम गए। पर मुझे तो अपमान का दंश भीतर तक बींध गया। इतने दिनों तक अपना अस्तित्व भुलाकर मैं इनके घाव सहलाती रही। नववधू की सारी उमंगें मैंने इनकी एक मुस्कान के लिए होम कर दी थी।
तब भी इतना दुख और रीतेपन का एहसास नहीं हुआ था, पर आज ये अपमान, उफ। उस रात हम दोनों के बीच जोरदार झड़प हुई। मैंने अपनी मृदुलता के सारे आवरण उतार कर फेंक दिए। आखिर कब तक मेरी सहन शक्ति की परीक्षा ली जाती रहेगी? किसी के अन्याय का प्रतिशोध मुझसे क्यों लिया जा रहा है? किसी के पाप का प्रायश्चित मैं क्यों करूंगी? क्या पत्नी के रूप में मेरा कोई अपेक्षा, कोई अधिकार नहीं है? क्या अपनी सारी संवेदनाओं का मुझे गला घोट देना होगा? मन का सारा गुबार निकल गया तो मैं निढाल होकर बिस्तर पर पड़ी रही। तब लगा कि इतनी देर तक सिर्फ मैं ही बोलती रही। मेरी धुआंधार बकवास को ये सिर्फ सुन भर रहे थे। कुछ आत्मग्लानि भी हुई, पर इतनी नहीं कि सीधे संधि का प्रस्ताव लेकर दौड़ूं। उस ईलू को तो मैं हमेशा के लिए विदा कर चुकी थी। काफ़ी देर के बाद इन्होंने सिर उठाया, आराम कुर्सी से उठकर बिस्तर पर आए और सिरहाने बैठकर देर तक मेरे बालों को सहलाते रहे। मैं सांस रोके चुपचाप पड़ी रही। ईलू, आवाज़ इतनी थकी हुई, इतनी करुण थी कि अपेक्षा को दीवार भरभरा कर गिरने लगी। आई एम सॉरी ईलू, मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारा अपमान करने का मेरा कतई उद्देश्य नहीं था। तुमसे तो जो पाया है उसको मैं जीवन भर उड़ेन नहीं हो सकता। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी क्या होती मैं सोच भी नहीं सकता। क्या करूं, मेरा अपने ऊपर अधिकार ही नहीं रह जाता। सोचता था कि उसे भूल चुका हूँ। मैं कितना पागल था। उस दिन उसे देखकर लगा कि वह तो हमेशा से मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई है। उसे भुलाने की बात अपने आप से एक भुलावा थी। इस खुशफहमी में मैं अपने को, तुम्हें, सबको धोखा दे रहा था। लेकिन सच तो ये है ईलू कि मैं आई लव हर मोर देन एवर। उसे भुलाना इस जीवन में तो संभव नहीं है। इट इज़ सिंपली इम्पॉसिबल। क्या करना होगा ऐसी परिस्थिति में? पति जब अपनी पत्नी से कहे, शादी के 10-12 साल बाद भी वह अपनी प्रेमिका को नहीं भुला पाया, तब पत्नी को क्या करना होता है? मेरे रोष की, तिरस्कार की दीवारें फिर धीरे धीरे उठने लगी थी। शायद उन्होंने ये सब मुझे सुनाने के लिए नहीं कहा था। शायद वे अपने अंदर घुटते हुए सत्य की वाणी दे रहे थे। शायद वे अपने मन का बोझ हल्का कर रहे थे। पर इससे ज़्यादा सुनना मेरी सहन शक्ति से बाहर था। मैंने हौले से उनके मुंह पर हाथ रख दिया। मेरे उस स्पर्श का सहारा पाकर वे एकदम मेरे ऊपर झुक आए। उस आवेग में मैं क्या कहती, स्नेह, वासना, दोनों या इन दोनों से परे कुछ और, पता नहीं। शायद वे उस छोटे से टुकड़े में हम सिर्फ स्त्री और पुरुष थे और अपनी संज्ञाओं को सार्थक कर रहे थे। दृश्य जगत में लौटते ही हमें कुछ समय लगा। तब सारी बातें अपनी पूरी कटुता के साथ मुझे याद हुई। मैं धीरे से पास वाले बिस्तर पर सरक आई, लेकिन मेरा बायां हाथ अब भी उनके हाथ में था और वे बड़े प्यार से उसे सहला रहे थे। तपाक से अपना हाथ खींच लेने की अनुदारता मुझसे न हो सकी। ईलू, एक बात मानोगी? मेरी धड़कन तेज हो गई। फिर भी शांत स्वर में कहा, कहिए। तुमसे सिर्फ एक प्रार्थना है, भगवान के लिए तुम उसे उल्टा कहना बंद कर दो। अम्मा कहती है, भाभी कहती है, सभी कहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को कुछ नहीं कह सकता, कह भी नहीं सकता। लेकिन तुम भी अगर उन लोगों का साथ दोगी तो ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तब तुम्हारे मुंह से उसके खिलाफ कोई अभियोग मैं सहन नहीं कर पाता। तब आज जैसा नाटक हो जाता है। मेरी इतनी बात रख सकोगी ना? स्वर में इतनी याचना थी कि सारे प्रतिवाद अपने आप बह गए। मैं छत की कड़ियाँ गिनती हुई चुपचाप पड़ी रही। ईलू, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मुझे मालूम है तुम क्या सोच रही हो। तुम सोच रही हो कि इतने अन्याय के बावजूद मैं दीपू को उसी आस्था के साथ हृदय से कैसे रखे हुए हूँ, ठीक है ना? मैंने जवाब नहीं दिया। एक बात हमेशा याद रखो ईलू, जो भी अन्याय हुआ है मैंने किया है, उसने नहीं। क्या? मेरी सारी नींद एकदम उड़ गई। मैं ठीक कह रहा हूँ। उसने कोई छल, कोई कपट नहीं किया। जो कुछ हुआ उसमें उसका जरा भी दोष नहीं था। भाग्य ने हम दोनों के साथ निर्दय परिहास किया। मैं पुरुष था इसीलिए बेदाग बच गया, वो औरत थी इसीलिए सारा कलंक उसी को ओढ़ना पड़ा। बस इतनी सी बात है। क्या इतनी सी बात है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैंने हताश होकर कहा। समझना चाहोगी? तुम सुन सकोगी सारी कहानी?
और दोनों के बीच का चित्रपट रात के पिछले पहर में उसकी वाणी के माध्यम से मेरी कल्पना में आकार लेने लगा। बसंत का सुहावना मौसम, जंगल की घुमावदार झाड़ियाँ, मोटरसाइकिल पर सवार एक प्रेमी युगल, गुरुजनों की आंखों में धूल झोंक कर बनाई हुई सैर सपाटे की योजना, लुक छिपकर बनाई योजना में, थ्रिल में दोनों रोमांचित। पवन वेग से जाती हुई मोटरसाइकिल एकाएक रुक गई। झाड़ियों से उछलकर जो व्यक्ति एकाएक रास्ता रोक कर खड़ा हो गया, एकदम अपरिचित भी नहीं, एक तरह से पुराना प्रतिद्वंदी, शायद पिछला हिसाब चुकाने आया था। इससे पहले कि श्रीकांत स्थिति का जायजा ले सके, सिर पर भारी आघात हो गया। हैंडल से उसकी पकड़ छूट गई और वह धरती पर गिरा। गिरते गिरते भी दीपा की चीख उसकी शून्य होती चेतना में झकझोर जाती। उसके बाद अंधकार, सिर्फ अंधकार, क्योंकि चेतना के लौटने पर भी वह सब कुछ नहीं लौटाया जा सकता जो खो गया था। वापसी यात्रा निशब्द हो गई, समाप्त हो गई। उस विभीषिका के बाद कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं था। शरीर और मन दोनों ही बहरे हो गए थे। हाथों से मशीन की तरह उस मशीन को ठेलकर गर्ल्स हॉस्टल तक पहुंचा दिया था। दूसरे दिन सुना दीपा हॉस्टल से गायब हो गई है। उफ, कितनी भयानक कहानी थी। सुनकर उतनी ठंडी रात में भी पसीना छूट गया था। बाद का किस्सा तो खैर मैं जानती हूँ, पर मैं बाजार में, कॉलेज में एक ही चर्चा थी, एक ही विषय था, दीपा और श्रीकांत। अफवाहों का बाजार गर्म था। नई पीढ़ी को लताड़ने के लिए बड़ी बूढ़ियों के पास अच्छा मसाला हो गया था। अगर दीपा इस तरह एकाएक गायब नहीं हुई होती तो शायद उसे इतना गलत नहीं समझा जाता। बड़ी देर के बाद मैंने कहा, शायद, क्या जाते हुए वह आपसे मिलकर गई थी? नहीं। अपने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की? नहीं। क्यों? मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने मुंह फेर लिया। उनका यह मौन मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे गया। दीपा इसलिए चली गई थी कि उसने प्रिय की आंखों में नफरत की भाषा पढ़ ली थी। जिन आंखों में वह हमेशा प्यार की बरसात होती देखती, उन आंखों में पूजा की झलक और नहीं सह पाई। लेकिन वह तो संपूर्ण तन मन को विश्वास के साथ उसे सौंप कर गहन वन में उसके साथ आई थी। उसकी रक्षा का भार किसका था? अगर रक्षा नहीं कर सकते तो तिरस्कार करने का अधिकार भी नहीं था। इस विराट विश्व में अकेली पड़ी नारी का, असहाय नारी का, उसका कर्तव्य क्या था? सुनिए, उस व्यक्ति का क्या हुआ? मैंने अपने विचारों को स्वर दिया। किस व्यक्ति का? ओह, समझा, मुझे नहीं मालूम। दरअसल मैंने ख्याल ही नहीं किया। मैं तो उन दिनों पत्थर हो गया था, लेकिन उससे कोई सबक तो मिलना ही चाहिए था, और ये आपको करना था। किसके लिए करता ये सब? उससे मेरा खोया हुआ संसार तो लौटने वाला नहीं था। और अभी आप कह रहे थे कि दीपा अब भी आपके दिलो दिमाग पर छाई हुई है। उन्होंने आहत होकर मेरी ओर देखा। और आप यह भी मानते हैं कि जो कुछ हुआ उसमें उसका कोई दोष नहीं है? मुझे शब्दों में पकड़ने की कोशिश मत करो इलू। उन्होंने बेचारी से कहा, ये सच है कि दीपा को आज भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन यह भी तो सच है कि उसे पत्नी रूप में पाने की कामना कभी मेरे मन से मिट गई। और उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया। मुझे लगा इस आदमी के बाहुपाश में अब मैं कभी रोमांचित नहीं हो सकूंगी, क्योंकि नारी समर्पण करती है पौरुष के सामने, पराक्रम और साहस के सामने। और यह व्यक्ति यह अपने विश्वास की रक्षा न कर सका, यह अन्याय का प्रतिशोध न कर सका, और तो और उस निरी नारी पर लगाए गए गलत सलत आरोपों का प्रतिवाद भी नहीं कर सका। छी, कायरता की भी कोई सीमा होती है। और उस दिन मैं दीपा को उन्मुक्त आचरण के लिए दोष दे रही थी, उसे तिरस्कार की दृष्टि से देख रही थी, लेकिन अब लगता है कि गलती पर हम थे, वह नहीं। किसी के पाप का बोझ लेकर क्या वह हमेशा के लिए पत्थर बनी रहती? कोई राम उसे भी पावन कर गया है। जिंदगी की हारी हुई बाजी उसने बड़े यत्न के साथ जीत ली है। जिसे मैं निर्लज समझ रही थी, वह उसका विजय दर्प था। अपनी खुशियों पर इतराने का उसे पूरा हक था। ये खुशियाँ अनायास ही उसके आंचल में डाल ही नहीं गई है।
कांटों की राहों से होकर उसने खुद फूल चुने थे। नफरत करने का, तिरस्कार करने का हक तो उसका है, दीपा का है। वह जरूर उस व्यक्ति का तिरस्कार करे जो जिंदगी का हर दाव हार गया है, जो अपनी भावनाओं के जंगल में खोया है, जो न ढंग से प्रेम कर सका न घृणा। तुम्हें पूरा अधिकार है दीपा कि तुम उस व्यक्ति को धिक्कारो, लेकिन दीपा, उसको अपनी अभागी पत्नी का तिरस्कार मत करना, क्योंकि वह अभिशिप्त है। इस जिंदगी में आस्था के साथ वरण के लिए वह आस्था अब भी कायम है। पहले सिर्फ पति का दुख बांटने की थी, अब इस कलंक का बोझ भी वह साझा ढोएगी। इसके सिवाय उपाय भी क्या है? अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की एक अत्यंत मार्मिक कहानी कलंक। इसके साथ ही आप लोगों से एक विनम्र आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।